जल्दी से फूड फिनिश करो, कौन फर्स्ट आएगा। अब 2 ही बच्चे बैठे हैं, हमने उनमें भी कंपटीशन कर दिया। फर्स्ट आने को हम एक प्रेस्टीज इशू शुरू से मान लेते हैं। ये मेरा बड़ा बेटा हर क्लास में हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता है और वो दूसरा। प्रोफेशन और पैशन जब मिल जाते हैं तब बच्चा जनरली सक्सेसफुल हो ही जाता है। जहाँ बच्चों को ये फील हुआ कि मैम हमारे पे नोटिस रखती हैं। मान लीजिए एक बच्चा है जो हमेशा जोवियल रहता है, आज शांत बैठा है और मैंने सब कुछ छोड़ के उससे पूछ लिया क्या बात है, आज कुछ बात हो गई मम्मा के साथ। सिंगल कॉन्वर्सेशन विल इम्पैक्ट एवरीबडी। बच्चों को लगेगा मैम अप्रोचेबल है। स्टूडेंट की वाइब मैच करना बहुत जरूरी है। बच्चों में एंथुसियाज्म है तो हमें उनके एंथुसियाज्म को मैच करना चाहिए। कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स को छोटा फील करा देते हैं, उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है? क्रिटिकल क्वेश्चन है ये सर। बच्चों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का कैसा रिलेशन होना चाहिए? कैसे पेरेंट्स और टीचर्स मिलके बच्चे की परवरिश में, उसकी एजुकेशन में कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं, इन्हीं सब टॉपिक्स पे हमने बात करी। आज हमारी गेस्ट थी डॉक्टर पारुल मिश्रा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। कुछ बेसिक सवाल उन सबको लेके हमने इस पॉडकास्ट को आप लोगों तक पहुंचाया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पॉडकास्ट पसंद आएगा। लेट्स एंजॉय द शो। पारुल मैम, सबसे पहले आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं कि जब भी आप क्लास में एंटर करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या नोटिस करते हो? स्टूडेंट्स की एनर्जी या फिर उनकी वाइब? मुझे लगता है स्टूडेंट की वाइब मैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चों में एंथुसियाज्म है तो हमें उनके एंथुसियाज्म को मैच करना चाहिए। और अगर बच्चे किसी दिन बाई चांस लो हैं तो इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम भी थोड़ा सोबर हो जाएं। बिकॉज जब तक हम उनसे वाइब के लेवल पे कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक फिर हम उनके दिल पहले तक थोड़ा सा पहुंच देखना है नहीं कि पाएंगे। माहौल कैसा है, बिल्कुल। फिर उसके अकॉर्डिंग अपने आप एंड को। इट टेक्स ओनली 2-3 मिनट्स। ओके। जहाँ बच्चों को ये फील हुआ कि मैम हमारे पे नोटिस रखती हैं या मैम को हमें लग रहा है। मान लीजिए एक बच्चा है जो हमेशा जोवियल रहता है, आज शांत बैठा है और मैंने सब कुछ छोड़ के उससे पूछ लिया क्या बात है, आज कुछ बात हो गई मम्मा के साथ। सिंगल कॉन्वर्सेशन विल इम्पैक्ट एवरीबडी। बच्चों को लगेगा मैम अप्रोचेबल है। तो ये कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ है मैम जो आपको पैशनेट करती है स्टूडेंट्स के थॉट्स को समझने के लिए, या फिर आपको इस प्रोसेस में आपको क्या चीज़ है ऐसी थी जो आपको मोटिवेट कर रही है? देखिए, टीचिंग मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता था और जब साइकोलॉजी पढ़ी तो लोगों को जानना समझना और ज़्यादा अच्छा लगने लगा। और जब मैं इस प्रोफेशन में आई तो जो बच्चों का फीडबैक होता है ना, वो अगले अटेम्प्ट के लिए बहुत मोटिवेटिंग हो जाता है। ओके। आज जब पास आउट करे हुए बच्चे मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि मैम आपकी क्लास जैसी क्लास नहीं होती, या बच्चे कहते हैं कि मैम सारे टीचर्स ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए जैसे आप हैं, तो दैट इज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी। मुझे लगता है नहीं, आई शुड बी अवेलेबल फॉर देम एंड आई शुड बी कनेक्टिंग विद देम। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है बच्चे सब्जेक्ट भी तब ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं जब हम उनके दिल तक पहुंचते हैं। ठीक है। एक मैम, लंबा टाइम हो गया आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में, लंबे टाइम से हुआ जी। तो आर्मी किड्स को क्या चीज़ अलग करती है बाकी लोगों से? बहुत सारे चैलेंजेस है। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा चैलेंज मैंने देखा है वो एक तो ये कि उनके जीवन में स्टेबिलिटी थोड़ी कम होती है। पोस्टिंग्स आती रहती हैं, हर 2 साल पे हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे से कि वो नए माहौल में, नए स्कूल में जाए और वैसे ही एडजस्ट करे जैसे बड़े लोग कर लेते हैं, जो कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है मैम। एक दूसरा बहुत बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया है वो ये कि बहुत सारी फैमिलीज, खास तौर से जो जवानों की फैमिलीज हैं, वो रूरल बैकग्राउंड से उठ के आई हैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में अच्छी एजुकेशन देने के लिए। अब बच्चे पे करिकुलम का, एटमॉस्फेयर का, स्कूल का प्रेशर अलग तरीके का है और घर का माहौल अलग तरीके का है। मदर्स इंडिपेंडेंटली, सिंगल हैंडेडली बच्चों को बड़ा कर रही हैं। फादर्स साल में 1 बार 2 बार आते हैं। बिल्कुल। तो मदर्स के लिए बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो उन्होंने पढ़ाई करी नहीं है जो वो बच्चों को आज करा रहे हैं, क्योंकि वो उस बैकग्राउंड से ही नहीं है। बिल्कुल।
और स्कूल की एक्सपेक्टेशंस क्या होती है कि भाई आप हमें घर पे भी सपोर्ट दीजिए, तो वो बैलेंस कहा क्रिएट जाता है करना ना इन बस। फैमिलीज के लिए बहुत मुश्किल है, हम्म, और बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल है दोनों चीज़ों के साथ बैलेंस क्रिएट करना। दैट मेक्स देम यूनिक। आपकी स्कूल लाइफ में काउंसलिंग के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपका बहुत हार्ट टचिंग हो और जो आप कभी भूल ना पा रहे हो? वैसे तो गॉड हैज़ बीन काइंड, ऐसे बहुत इंसिडेंट्स हुए हैं। कोई एक। जैसे वन ऑफ माय स्टूडेंट, उसका मन एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में जाने का था, ठीक है। लेकिन फादर का ये था कि इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लड़कों के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। ओके। ही इन स्पाइट ऑफ बीइंग गुड इन स्टडीज ठीक है। was not at all interested in engineering. हम्म। उसका शेफ ट्रेनिंग में जाने का मन था, उसे शेफ बनना था। ओके। उसके फादर को, जब उसने मुझे ये बताया, उसके फादर को मैंने रिक्वेस्ट करा, आप आइए मिलिए। उसका एप्टीट्यूड टेस्ट भी कंडक्ट करा, वो भी टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज जा रहा है, बट उसके फादर बोले कि नहीं। और बल्कि फादर ने ये कहा कि अगली बार मैडम के पास आने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद भी वो बच्चा आता रहा, बट एक दो बार किस उनके स्टैंडर्ड में था फादर मैम को वो? 11th, 11th, ओके। मगर स्ट्रीम मतलब thankfully, अपनी चूज कर चुका था। हाँ, वो फादर के अकॉर्डिंग था पीसीएम, अच्छा स्टूडेंट है तो पीसीएम ही इंजीनियरिंग पढ़ेगा। करानी है। हाँ, लेकिन थैंकफुली अल्टीमेटली आई कन्विंस्ड हिज फादर ओके। एंड ही ऑप्टेड फॉर होटल मैनेजमेंट एंड ही इज अ गुड अभी है कनेक्टेड आपसे वो? हाँ, कनेक्टेड है। तो उसने जब वापस आके कहा कि मैम आई कुड लीड माय लाइफ ओनली बिकॉज ऑफ यू, तो दैट इज समथिंग। ये मैम सबसे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो पेरेंट्स को या टीचर को या फिर एक जो मेंटोर है उसको सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है वो शायद ये वर्ड्स ज़्यादा खुश करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल है ना? कि ये मुझे लगता है इसका कोई प्राइस नहीं है ना, इसका कोई मोल बिल्कुल। नहीं है। एक और आपको बताना चाहूँगी, हम्म। मेरे एक स्टूडेंट ने एक बहुत मतलब नेशनल लेवल की बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया साइकोलॉजी ऑनर्स में, ओके। और 6 महीने बाद जब वो वापस मिला तो उसने कहा मैम आपको पता है आज भी मैं एग्जाम्स के लिए ना आपके नोट्स से पढ़ता हूँ, क्योंकि जो आपने पढ़ाया है वो मैं यहाँ नहीं पढ़ पा रहा हूँ। एंड दैट वाज अ ये बिग डील, क्योंकि अचीवमेंट आई है। एम नोवेयर क्लोज टू दोस प्रोफेसर्स, बट हाँ, बच्चों का प्यार है जो, बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, ऐसा होगा तभी उसने मैम बोला है ऐसा। आई डोंट नो, बच्चों का अटैचमेंट भी होता है, वो हमसे कनेक्टेड हैं बिल्कुल। इसलिए उन्हें लगता है, अदरवाइज नॉलेज वाइज तो नो डाउट दोस प्रोफेसर्स आर फार बेटर देन मी। अच्छा, आजकल के मैम बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, चाहे वो आप स्ट्रेस देखोगे तो चाहे वो स्टडी का हो, मार्क्स का हो, है ना, इवन लुक्स का भी आजकल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। बहुत तो ज्यादा। ये प्रेशर क्यों है, थोड़ा सा आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमारे देश में थोड़ा सा फैमिली से भी प्रेशर आता ही है। पेरेंट्स बच्चों को एक ट्रॉफी की तरह यूज करते हैं। आई मस्ट नॉट से दिस, बट हाँ, ये है पेरेंट्स के बेशक वो लिए। चाहते हैं उनका भला ही है, बट हाँ, मतलब वो चाहते बच्चे के भविष्य के लिए, मगर उसके लिए वो एक प्रेस्टीज इशू भी बना लेते हैं। क्योंकि वो शायद और जब ये सब स्टार्टिंग में फैमिलीज में, मेरे साथ भी है। अच्छा। आई एम श्योर जब ये पॉडकास्ट मेरी डॉटर सुनेगी तो वो भी ये कहेगी कि आपके लिए भी है ये। लेकिन इससे भी ज़रा बड़ा इन्फ्लुएंस जो मुझे अब लग रहा है वो आ रहा है पीयर कंपैरिजन से। पीयर प्रेशर बच्चों पे बहुत है। ओके। आपकी फिजिक ऐसी होनी चाहिए। आप देखिए, बच्चे 10th के बाद जिम ज्वाइन कर ले रहे हैं सो दैट दे कैन हैव अ गुड फिजिक। बिल्कुल। या गर्ल्स बिलीव कि अगर उन्होंने सलवार कमीज पहनी है तो दे विल बी कंसिडर्ड आउटडेटेड। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो प्रेशर है ना कि पीयर ग्रुप में वैलिडेशन मिले, ये बहुत ज़्यादा है। ओके। और नो डाउट कंपटीशन बढ़ा है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आगे निकल के आ रहे हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं। और मैं तो कहूँगी कि आज की जनरेशन बहुत हार्ड वर्किंग है, इसीलिए कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है, तभी सही बात है। और वो प्रेशर क्रिएट भी कर रहा है बच्चों पे। उसका अच्छा एस्पेक्ट ये है कि बच्चे का बेस्ट निकल के आता है, और बुरा एस्पेक्ट ये है कि अगर बच्चा कहीं भी थोड़ा सा भी कम रह जाए डिमोटिवेट हो जाता तो वो डिमोटिवेट हो जाता है, वो गिव अप बहुत आसानी से करने लगे हैं बच्चे। है। हाँ, ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब एक कह सकते हो कि अगर कोई पर्सन थोड़ा सा भी अगर पीछे है तो ठीक है, मेरे से नहीं हो रहा है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं,
लिमिटेड भाई बहन हैं, हम बच्चों को शुरू से ही ये सिखा देते हैं। जैसे आप देखिए आजकल पेरेंट्स, जल्दी से फूड फिनिश करो, कौन फर्स्ट आएगा। अब 2 ही बच्चे बैठे हैं, हमने उनमें भी कंपटीशन हाँ, कर दिया। exactly. फर्स्ट आने को हम एक प्रेस्टीज इशू शुरू से मान लेते हैं। चारों लोग बैठ के लूडो खेल रहे मतलब हैं, उसका कंपटीशन तो घर से ही चल रहा है ना फिर। हाँ, हम बच्चे के दिमाग में अननोइंगली ये भेज दे रहे हैं कि जीतना जिंदगी में सबसे सबसे जरूरी इम्पोर्टेंट है। Okay. और मैं तो देखती हूँ वो पेरेंट्स भी हैं कि अगर हम कोई बोर्ड गेम खेल रहे हैं तो वो हार जाते हैं कि बच्चा खुश हो जाए, लेकिन हम उसे हारना सिखा भी तो नहीं रहे ना। हमेशा ही अगर वो जीतता रहेगा तो जब भी जीवन में हारेगा गिव अप कर इसमें देगा। एक ऐड भी था मैम, मैंने मुझे आपकी बात से याद आ रहा है, एक टीवी ऐड था अभी, पता नहीं कॉम्प्लेन का था या हॉर्लिक्स का था, वो माँ अपने बच्चे से हारती है मुझे वो उसमें भी देखिए कितना ग्लोरीफाई करा गया है कि भाई जीतना बहुत बहुत जरूरी है। कभी कभी बच्चों को हारने भी देना चाहिए ना, सही बात क्योंकि है। उन्हें ये तभी एक्सेप्ट तो करना उन्हें पड़ेगा। जीत का एक्चुअल मतलब ही तभी पता चलेगा ना। मोरओवर दे शुड अंडरस्टैंड कि हारना लाइफ का अंत नहीं है। अगर यहाँ नहीं हो पाया तो कुछ और बेटर होगा। अभी तो आप देखिए ना, अगर बच्चे के दिमाग में घुस गया कि मुझे आईआईटी करना है, अब अगर वो आईआईटी नहीं पहुंच पा रहा है तो उसे लग रहा है जिंदगी खत्म, दुनिया खत्म। वो ये सोच ही नहीं रहा कि आप किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से करके भी तो अच्छा कर सकते हो। बट वो एक टारगेट सेट है। एग्जैक्टली। इसका टारगेट में मैंने अक्सर देखा माँ बाप का, जब मुझे लगता है जब स्टूडेंट अभी सॉरी एक अगर मैं बच्चे की बात करूं तो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है ना, तभी पेरेंट्स डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इसको क्या कराना है ना। ज्यादातर अगर मैं बात करूं यही होता बहुत है फैमिलीज में तो है। और अब वो बच्चा बेचारा पैदा भी नहीं हुआ है अभी और उसे पहले से ही डॉक्टर या जो भी करना है, हालांकि उसका क्या इंटरेस्ट है, उसे क्या बनना है पता नहीं। आप देखिए ना आजकल इतने अच्छे प्रोफेशंस हैं, इतने करियर ऑप्शंस हैं, मगर पेरेंट्स कंसिडर ही नहीं करना चाहते। कई जगह पे पेरेंट्स जीत भी जाते हैं, जैसे युवराज सिंह ना युवराज सिंह को देखो, उन्हें नहीं करना था क्रिकेट, नहीं मुझे पता नहीं वो कौन सा गेम में मतलब एक्सपर्ट थे, बट उन्हें कोई एक गेम करना था, बट युवराज सिंह ने उन्हें बड़ा जो है स्ट्रिक्टली नहीं तुम्हें क्रिकेट ही खेलना है, बट वो अच्छा कर गए। बट जरूरी नहीं है ना सबके साथ, जरूरी नहीं। मतलब हमें, मुझे लगता है बच्चों को अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए और उसके बाद लेट देम डिसाइड। एक्सपोजर दीजिए, अपॉर्चुनिटी दीजिए और फिर उन्हें सही बात ग्रो करने पहले से दीजिए। डिसाइड मत कीजिए। बिल्कुल। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है मैम कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि आई फील लो, है ना, डोंट नो व्हाई, तो साइकोलॉजिकली मैम इसका मतलब क्या है? देखिए थोड़ा तो मैं कहूँगी टीनेज में तो ये हार्मोनल चेंजेस भी हैं, ठीक है। नेचुरली होता है, मूड स्विंग्स हैं, हार्मोन्स इतने ज़्यादा अप डाउन होते हैं कि हम अगर ये कहें कि बच्चे टैंट्रम्स थ्रो कर रहे हैं तो वो गलत है, वो एक्चुअली फील करते हैं। ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है कि आज के डेट में थोड़ा सा बच्चों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो हैप्पी हार्मोन्स है उनका सिक्रीशन कम हो गया। उनको एड्रेनलाइन रश मिलता है गेम्स खेल के या फिर रील्स देखकर, क्योंकि उन्होंने वो यूज टू हो गए उसके, वो यूज टू हो गए। तो मैं तो बहुत स्ट्रांगली अपनी फैमिली में भी कहती हूँ और पेरेंट्स के जब भी सेशन लेती हूँ तो मैं बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ कि प्लीज़ एक आउटडोर एक्टिविटी में भेजिए, चाहे बच्चा साइकिलिंग के लिए ही चला जाए। मैम एक सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा बताइए कि क्यों ऐसा, मतलब ऐसा इसलिए है, देखिए, क्योंकि अगर हम इसे बायोलॉजिकली समझें तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारे हार्मोन्स के साथ, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ अटैच्ड है, ठीक है, सिंक में काम करता है, उसके साथ काम करता है। हाँ। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। ठीक है। जब बच्चा एक सिडेंटरी लाइफस्टाइल लीड करता है कि वो घंटों बैठा है स्क्रीन पे देख रहा है, गेम खेल रहा है, तो वो हार्मोन्स का लेवल नीचे आ जाता है। दूसरा, अगर हम साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करें तो आप जितने भी वीडियो गेम्स देखेंगे, अगेन वहां पर जीतना इज अ चैलेंज, लेवल क्रॉस करना एक चैलेंज है, तो वो बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे से लेवल क्रॉस नहीं हो रहा है, मुझे इस नेक्स्ट लेवल पे जाना है, टारगेट। उसके लिए फिर वो यूट्यूब पे सर्च करेंगे। आप देखिए फ्री फॉल जो गेम काफी पॉपुलर हुआ था कुछ साल पहले, वहां बच्चे इस चीज के लिए पागल थे कि हमें कैसे भी करके
टास्क पूरा करना है। फ्री फायर जो था कुछ फ्री ऐसे फायर, टाइप यस, से, हाँ फ्री फायर भी था, एक दो और भी थे ऐसे ही कुछ। हाँ। तो उसमें बच्चे क्या सोच रहे हैं कि बस जीतना एक मुद्दा है, और वही उनको, तो वो सारी चीजें अगर हम एनालाइज करें तो उनका लाइफस्टाइल भी उन्हें लो फील कराता है। अब न्यूक्लियर फैमिलीज है, पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, कभी दादी के पास बैठ गए, ज्यादा लोग हैं आपके पास बात करने के हाँ लिए। बिल्कुल, कजिन्स आसपास रहते होते रहते थे, थे। अलग अलग होने के बाद भी आसपास हैं, बिल्कुल, शाम को खेल अच्छे में लिए, बुरे में निकल साथ गए, बैठे हैं। बिल्कुल। वो चीज़ अब कम हो गई है, और वो स्क्रीन टाइम जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, फिर इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है जी। कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके एग्जाम्स आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा सैड है वो, तो उस सिचुएशन में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए जिससे कि वो उससे ओवरकम कर पाए? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो है वैलिडेशन ऑफ फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड। मतलब हम बजाय उसे ये कहने के कि अरे नहीं कुछ भी नहीं, एग्जाम ही तो है, कौन सी बड़ी, हम उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें और वैलिडेट करें कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, लग तो रहा होगा डर, या लो तो फील कर रहे होगे। कई बार होता है कि हमारा जो वो अंदर का गार्जियन है वो हमें ऐसे स्टेटमेंट देने पे अलाउ नहीं गुस्सा करता। आता है कि पूछो कि अभी तक तो पढ़े नहीं, अब स्ट्रेस हो रहा है। कल एग्जाम है, हाँ, अगर फेल हुआ तो तो बताऊंगा, है ना? तो बट वही चीज है, अगर हम इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो एक तरीके से हमने और ज्यादा प्रेशर। उसको लेबल कर दिया ना। वो नहीं करना है, हमें वैलिडेट करना है कि ठीक है, आई नो ऐसा लग रहा होगा। उसके बाद फिर हम बात कर उसकी सकते हैं। सिचुएशन को समझो। बिल्कुल। और एक ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशन बच्चे के साथ बहुत ज़रूरी है कि आप पूछे कि भाई तुम्हें क्या लग रहा है, कितना तैयारी है, कितना बचा है, क्या बेस्ट पॉसिबल हम कर सकते हैं। डैमेज कंट्रोल करना है तो वो कर लो, इससे सबक लेके अगले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है तो वो कर लो। बेसिकली हमें उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाना है कि भाई ये सिचुएशन आई तो क्यों आई, आपका क्या रोल है, आपके कंट्रोल में क्या है, और अब क्या कर सकते बिल्कुल, हैं। और बेटर क्या हो सकता है, बिल्कुल ताकि स्टूडेंट जो है वो प्रेशर इतना ज्यादा ना ले जाए कि वो शायद उसमें परफॉर्म ही ना कर पाए। बिल्कुल। अदरवाइज बच्चे क्या कोप करते हैं, दो तरीके होते हैं बच्चों के, या तो वो गिव अप कर देते हैं और वो कि मुझसे दोस्तों हो ही के नहीं साथ रहा। घूमने बाहर निकल गए कि अरे भाई अब अब मेरे जो से तो होगा नहीं हो देखा सकता। जाएगा। हाँ, या वो इतना लो हो जाते हैं कि वो कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। हम्म अच्छा, पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, जैसे अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैप है आज की जनरेशन के साथ, बहुत। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का, है ना? बिल्कुल। तो उसमें अक्सर ये सुनने में आता है कि बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है ना, बच्चा जो है मेरी सुन नहीं रहा है, तो एक कम्युनिकेशन गैप है। बिल्कुल। तो आप क्या एडवाइस करते हो पेरेंट्स को कि एक कम्युनिकेशन गैप जो है उसको कम कैसे करा जा सकता है? क्या क्या टिप्स आप अगर थोड़ा अपना ओवरव्यू दो तो। देखिए, दो तीन चीज़ें हैं जो मैं पेरेंट्स से कहना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो बॉटम लाइन है कि एक्सेप्ट कीजिए कि जनरेशन गैप है। आप बच्चे को अपने पैरामीटर से मत नापिए। हमने जो लाइफस्टाइल लीड करा हमारे बच्चे नहीं करेंगे। हम अपने पेरेंट्स की नज़रों से डरते थे, आज के बच्चे नहीं डरते हैं, वो नहीं होगा। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तब हमें ये फिर उसके बाद स्टेप्स लेने हैं। जैसे मुझे लगता है एक हार्टी कॉन्वर्सेशन 15 मिनट का, 20 मिनट का, जो नॉन जजमेंटल एक टर्म है साइकोलॉजी में, होके पेरेंट्स को करना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक क्लास 8th की लड़की है और वो आके मदर को बता रही है कि आपको पता है मेरी क्लास में वो जो नया लड़का आया है, ही इज़ टू गुड। अब कन्वेंशनली तो मदर को लगेगा अरे तुम्हें पढ़ने के लिए स्कूल भेज रहा था या ये करने के लिए भेजा था। बट वहां पे मदर को थोड़ा सा कंट्रोल करना है और ये बताया, अच्छा तो तुम्हें अच्छा लगा उससे बात करके, गुड, यू कैन बी फ्रेंड्स। अगली बार बच्चे को लगेगा कि हाँ यार माँ से बोला जा सकता है, बता सकती है। हमने आगे के लिए रास्ते खोल दिए। ओपन कॉन्वर्सेशन तो कुछ रखना भी होगा बहुत वो आके जरूरी बताएगी, है। बताए, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। हमें एकदम से जजमेंट नहीं पास करना है कि तुम कैसे कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप हर बात पे हाँ बोलिए, ना भी बोलिए। ना बोलना बहुत ज़रूरी है और बच्चों को करेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एज अ फ्रेंड। आप उनके उस एक्शन को करेक्ट कीजिए जो गलत लग रहा है, बच्चे को नहीं। बच्चा गलत नहीं है, आपने जो किया कोई वो हाँ गलत था, उसको वो सही कर सकते थे। उसको सही कर सकते हैं। पेरेंट्स जो हैं अगर इतना सा समझ लें
तो काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हो जाती हैं। आई एम रियली प्राउड टू से मेरी बड़ी वाली डॉटर कभी झूठ नहीं बोलती मेरे से। क्योंकि आप अभी एज अ फ्रेंड उनके साथ है ना, हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि मैंने इतना फ्रेंडली रहा हो कि हम बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह बात बॉर्डर करते। लाइन हमेशा इट हैज़ रखी है। ऑलवेज बीन अ मदर डॉटर रिलेशनशिप, बट आई ट्रस्ट कि मैं अगर उससे कुछ पूछ रही हूँ तो शी विल 100% टेल मी द ट्रूथ। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसे पता है कि ये जजमेंट पास नहीं करेंगी, टोक तो देंगी। अब जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स के साथ गए और मैंने 11 बजे कॉल करा कि तुम पहुंच गई वापस, और वो नहीं पहुंची है, तो वो बता देगी कि मैं कि मैं पहुंची पहुंची नहीं हूँ, अभी आधा घंटा लगेगा। तो मेरा रिस्पॉन्स ये तो आएगा कि बेटा लेट कर लिया तुमने, बट आई विल नॉट बी ये क्या तरीका है, अगली बार से जाना ही मत। तो नेक्स्ट टाइम बताएगी नहीं। वो नहीं बताएगी। हमें थोड़े से अपने रिस्पॉन्सेस पे चेक रखना है। बाकी बच्चे अल्टीमेटली पेरेंट्स से ही कनेक्टेड होते हैं। ये पिछले 20 साल में मैंने जितने बच्चों को देखा है, हर बच्चा सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से ही प्यार करता है। ये तो एक मिथ है कि बच्चों के लिए फ्रेंड्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं, बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स से ही सबसे ज़्यादा प्यार करते डिपेंड पेरेंट्स पे करता है कि उसके साथ कितना जो है। हैं। बिल्कुल, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा है, हम एडल्ट्स हैं, वो थोड़ी ना सही एडल्ट्स हैं। बात है, बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा मैम, आपकी तरफ से जी। कोई एक एडवाइस, कोई एक ऐसी हैबिट जो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि उनकी मेंटल हेल्थ को, कह सकते हो कि मेंटल हेल्थ जिससे इम्प्रूव हो सकती है, कोई एक ऐसी एडवाइस। ग्रैटिट्यूड, मैं बच्चों को भी कहती हूँ, बड़ों के लिए भी है, कि दिन का एक टाइम एक डायरी में एक चीज़ या दो चीज़ के लिए ये लिखो कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस। क्योंकि जब हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगते हैं, हम शुक्रगुजार हैं। आप देखिए हमारे बहुत सारे धर्म में भी शुक्राना कहा जाता है, करना चाहिए। जब हम शुक्रिया अदा करते हैं ना, तब हमें रियलाइज होता है कि हमारी लाइफ इतनी खराब नहीं है जितना हम सोच रहे क्योंकि हैं। शुक्रिया करते हुए जो हम लोगों के माइंड में आता है ना, वो अच्छी चीज आती है कि अच्छी ये चीज़ दिया, होती है। अच्छा भगवान ने ये चीज दिया, अच्छा ये चीज दिया, तो वो जितना भी डिस्ट्रेस है उसका कारण क्या है कि हम लाइफ की ब्लेसिंग्स पे तो ध्यान दे नहीं रहे, शॉर्ट कमिंग्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाता है। तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर वो सोने से पहले या सुबह उठने के बाद एक 2-4 सेंटेंस अपनी डायरी में रोज लिखें कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस। कई बार बच्चे आगे कहते हैं मैम क्या थैंकफुल, कुछ अच्छा होना भी तो चाहिए। तो मैं कहती हूँ अच्छा, राइट डाउन यू आर थैंकफुल फॉर योर सेंस ऑर्गन्स वर्किंग ऑल राइट। फिर सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, सब देख कुछ पा बेटर रहे है। हो। उनको बहुत सारे देखो लोगों जिनका को ये भी नहीं है, बिल्कुल भी तो उससे शुरुआत करो एंड देन ग्रेजुअली दे स्टार्ट नोटिसिंग। और ये अगर वो बच्चे अभी से डेवलप कर लें तो उन्हें आगे लाइफ में भी स्ट्रेस नहीं हो, मतलब स्ट्रेस होगा बट मगर डिप्रेशन में कन्वर्ट नहीं होगा। मैनेज हो जाएगा। ठीक है मैम, बच्चे 10th में या फिर 12th में सबसे कॉमन सवाल आता है कि कौन सी स्ट्रीम लें, क्या करें, ये आपको भी है ना, एक बड़ा कॉमन सवाल होता है बच्चों का। तो वहाँ पे आप कैसे मैनेज करते हो, कैसे गाइड करते हो बच्चों को कि उनको ट्रेंड को फॉलो करना है या फिर इंटरेस्ट को फॉलो करना है? देखिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चे की एप्टीट्यूड और एबिलिटी। क्योंकि अगर बच्चा अपने एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है तो वो उतनी ही मेहनत में ज़्यादा सफल हो जाएगा। मेहनत तो वहाँ भी करनी पड़ेगी मगर कि वो सफलता आसानी से और ज़्यादा मिलेगी। एबिलिटी इसलिए कि हर चीज़ हर बच्चे के लिए नहीं बनी है, तो वी शुड एक्सेप्ट कि हर बच्चा एक यूनिक पर्सनैलिटी है। इसीलिए बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करती हूँ कि अगर बच्चे में बहुत कोई स्ट्रांग पैशन नहीं है तो बच्चे को एप्टीट्यूड टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। वो कैसे? सर्टिफाइड करियर काउंसलर्स हैं, सभी शहरों में हैं, ऑनलाइन भी हैं, कई अच्छी एजेंसीज हैं। सीबीएसई की भी करियर काउंसलिंग वेबसाइट है, पोर्टल है, ओके, उस पे भी जा सकते हैं तो बच्चे। कोई भी बच्चा ये करा सकता है, कोई भी चाहे वो बच्चा रूरल करा एरिया सकता से है, कहीं से कहीं भी। से भी ऑनलाइन हो जाते हैं। बच्चा फ़ोन कॉल पे कनेक्ट कर सकता है, उसे मेल पे कोड भेजेंगे, वो अटेम्प्ट कर लेगा। फिर इंटरप्रिटेशन के लिए हम एक उससे फिर बार ये पता चलेगा कि ये कि स्टूडेंट इसकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग कौन कौन सी लाइन इसके लिए बेस्ट है, बेटर है। फिर आप स्ट्रीम चूज कीजिए, वो बेटर रहता है। ये एक अच्छा सॉल्यूशन है मुझे बहुत लगता है। अच्छा सॉल्यूशन है। बस ये है कि
पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स सोचते हैं अरे इसमें कितने पैसे लगाने हैं, मेरे नेक्स्ट हम सवाल बता पे रहे हैं ना आप खुद ही तुम्हारे आ लिए गए। क्या अच्छा है। मेरा यही नेक्स्ट सवाल था आपसे कि कई बार होता क्या है कि पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट सपोर्ट नहीं करते कि बिल्कुल मुझे बिल्कुल, कोई एक है ना कैरियर चूज करना है, ज़्यादातर तो पेरेंट्स उसमें स्टूडेंट्स को उसको कैसे हैंडल करना है? देखिए, मैं बच्चों को तो ये कहती हूँ कि कोशिश करो कन्विंस करने की, बट अल्टीमेटली दे आर योर बेस्ट वेल विशर। तो ठीक है, जो पेरेंट्स कह रहे हैं उसे मानो। हम्म, अगर तुम बहुत कन्विंस्ड हो कि नहीं तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटीज़ ही बेटर है, ये साइंस ही बेटर है, तो हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन विद योर पेरेंट्स। एक फॉर्मली पेपर पेन लेके बैठो, प्रोज एंड कॉन्स लिखो, उनकी बात भी सुनो, वो भी लिखो, एंड देन डू अ एनालिसिस एंड देन टेक डिसीजन। पेरेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करके कोई बच्चा अच्छे से नहीं कर पाता है। तो और पेरेंट्स से मैं ये जरूर कहती हूँ कि एक बार सुन लीजिए उसकी, हम्म, कम से कम बच्चे को बोलने का मौका दीजिए हम्म, कि वो करना क्या चाहता है। हो सकता है वो क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता हो, नहीं उसको मन है कि वो आईटी सेक्टर, अब पेरेंट्स को लगता है पैकेजेस आईटी सेक्टर में अच्छे हैं क्योंकि तो वो बस देखा वही है कर लो। पहले वही अब आजकल पेरेंट्स को लग रहा है एआई में चले जाओ। कॉमन हो गया एआई मैम, सबको देखो यही। एआई हर कोई नहीं कर सही सकता, सही बात है। ये हमें समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एक टाइम, एक पीक होगा ना मैम इसका भी, एक टाइम के बाद। जैसे अभी कुछ टाइम पहले तक सभी बीटेक वाले थे, सभी बीटेक वाले थे, और आप देखिए ना लास्ट ईयर कई आईआईटी के बच्चों को प्लेसमेंट्स नहीं मिले। नहीं मिले बिल्कुल। दूसरा मैम, क्या आपको लगता है आज भी मार्क्स सक्सेस को डिफाइन करते हैं, या फिर मार्क्स के बिहाव पे सक्सेस मिलती है? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये सर। ऑनेस्टली बताऊं, एज अ साइकोलॉजिस्ट नहीं, ओके, लेकिन एज अ काउंसलर यस। रीजन नहीं बता रही हूँ। क्यों और हाँ, यस क्यों? रीजन बता रही। देखिए, मार्क्स कभी भी व्यक्ति की एबिलिटी डिफाइन नहीं करते, क्योंकि एबिलिटी का मतलब हमारे एग्जाम सिस्टम में फ्लरिश करना नहीं है। इंडिया का जो एग्जाम सिस्टम है वो मिक्स है अंडरस्टैंडिंग और मगिंग अप दोनों। ओके, ठीक है, तो अब सीबीएसई चेंजेस ला रहा है, आईसीएसई चेंजेस ला रहा है कि ठीक है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ज़्यादा होने चाहिए, मगर फिर भी अभी भी हमारे यहाँ आप अगर 60% याद करके चले जाओ तो 50% मार्क्स आराम से आ जाते हैं अच्छा, और आप कर लेते हो। अगर आपने समझ भी लिया और याद भी कर लिया तो बहुत बढ़िया है, आप 90+ में पहुंच जाओगे। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट मार्क्स कोई इंडिकेशन नहीं है व्यक्ति की एबिलिटी का, लेकिन एज अ काउंसलर मैं कहूँगी बच्चों से मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने का क्राइटेरिया मार्क्स ही है, सही बात है, सीवी बेंचमार्क है। आपके अगर 60% एंड अबव नहीं है, आप जेई का फॉर्म नहीं भर नहीं बोल सकते। सकते। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी साफ कहती है इफ यू आर ओनली अबव 8 सीजीपीए देन ओनली अप्लाई। तो कहीं ना कहीं तो मार्क्स इंपॉर्टेंट है। हम लोग मैम स्टडी अब्रॉड में, तो हम लोगों का भी सेम यही है कि एक हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल, अगर आप नहीं मीट करते हो तो आप नहीं कर सकते। और वो रिक्वायरमेंट सिर्फ आइल्स या पीटी नहीं है, एकेडमिक्स भी है। एकेडमिक्स भी है। तो मैं बच्चों से ही कहती हूँ कि बेटा एक्सेप्ट इट और नॉट, मार्क्स इंपॉर्टेंट तो हैं। मैम, स्टूडेंट जो है 10th में है, उसकी एक स्ट्रेंथ है, ठीक है, और एक उसके कह सकते हो कि खुद का भी एक इंटरेस्ट है, और एक उसके साथ फ्रेंड्स है। वो कैसे उसको डिस्कवर करे कि जो उसको, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स नहीं सपोर्ट कर पा रहे, पेरेंट्स नहीं मतलब आपने जैसे अभी मेरे को बताया कि पेरेंट्स जो है सजेस्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसमें पेरेंट्स को नहीं पता कि क्या करना है, उन्होंने कम्प्लीटली स्टूडेंट पे है ना छोड़ दिया कि बेटा आपको देखना है। तो मुझे लगता है उस सिचुएशन में बच्चा सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को देखता है कि मेरा फ्रेंड पीसीएम में जा रहा है तो मैं भी पीछे पीसीएम में, मेरा फ्रेंड आर्ट्स में, ताकि हम अलग अलग ना हो। अलग अलग। उस सिचुएशन में आप क्या गाइड करते हो स्टूडेंट को कि क्या करना चाहिए, जहाँ पे डिसीजन उसको खुद लेना है? मैं बच्चों से सीधा सवाल पूछती हूँ कि जब जीन्स लेने जाते हो तो क्या फ्रेंड के वेस्ट साइज के लेते हो? नहीं लेते ना। कितना भी क्लोज है, आप एक यूनिक पर्सनालिटी हैं, कितना भी अच्छा आपका बॉन्ड है, आपको डिसीजन तो अपने अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि अगर आप फॉर्मल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए नहीं भी जा सकते तो भी 2 चीज़ें देखो। पहली चीज़, कौन सा सब्जेक्ट आप किसी भी समय पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है। दूसरा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है
जिसमें आप ज्यादा मेहनत नहीं भी करो तो भी नंबर आ जाते हैं, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें ज्यादा बहुत मेहनत करो तो भी नंबर नहीं नहीं आते। आते। ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है एप्टीट्यूड का। ऑल्दो बहुत सारे काउंसलर्स, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि नहीं, मार्क्स डिफाइन नहीं करते, बट मुझे लगता है कुछ हद तक करते हैं, क्योंकि अगर बच्चे में मैथ्स के लिए एप्टीट्यूड नहीं है तो वो बहुत मेहनत करने के बाद भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इट्स बेटर कि हम उसे सजेस्ट करें कि वो ऐसी स्ट्रीम ले जहाँ पर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस, बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स ना ना हो। हो। तो ये एक मोटा मोटा क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा, बच्चों को ये भी समझना ज़रूरी है कि स्ट्रीम सिलेक्शन आपके जीवन का मोस्ट डिफाइनिंग डिसीजन है। तो इसमें टर्निंग पॉइंट। इमोशंस को ध्यान में ना रखकर लॉजिक को ध्यान में रखो। थिंक क्रिटिकली एंड देन डिसाइड। आपके अकॉर्डिंग आने वाले 5-10 साल में कौन सी इंडस्ट्री बूम करेगी जिस पे अभी स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दे रहे? मैं आपको बताऊं, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं और हर इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज हैं, प्रोवाइडेड दो चीज़ें बच्चों से हमेशा कहती हूँ, प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ो और अपना पैशन अपने प्रोफेशन में इंक्लूड कर लो। या तो पैशन को प्रोफेशन बना लो, या जो प्रोफेशन चूज करा है उसमें पैशनेटली काम करो। जब आप पैशन और प्रोफेशन को मिला लेते हैं तब वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ एरिया। आप देखिए बहुत सारे, अब आप देखिए अगर जावेद हबीब की बात करें तो जावेद हबीब ने जो प्रोफेशन चूज किया था, शायद ही भारत का कोई फैमिली मेंबर कहे कि हाँ इस प्रोफेशन में चले जाओ, बट टुडे ही इज अ ब्रांड। बिल्कुल। अब वो सक्सेसफुल हो गए तो हम उन्हें रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं, या पब्लिक फिगर है तो उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। सही बात। प्रोफेशन और पैशन जब मिल जाते हैं तब बच्चा जनरली सक्सेसफुल हो ही जाता है। अब आप देखिए, क्लासिकल डांसर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, ये सब लीग से अलग हट के काम कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन अच्छा कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग फेज इनकी सबकी बहुत जो है मुझे लगता है सटल होती है बहुत, मगर जैसे ही ये पैशन लेकर आते हैं अपने काम में, दे ग्रो रियली हाई। और हमारे यहाँ तो थैंकफुली 3 इडियट्स बनी थी, तो ये चीज़ लाइमलाइट में आई कि ज़रूरी नहीं है कि आप वो ये भाई आप फोटोग्राफी में बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप उस काम के लिए स्किल भी रखते हो और पैशनेट भी हो। ओके। आपने मैम हंड्रेड्स ऑफ टीनेजर्स को ना काउंसल किया होगा जी। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा इमोशन है जो स्टूडेंट्स या फिर जो लोग ज़्यादा छुपा लेते हैं, और ऐसा कौन सा इमोशन है आपके अकॉर्डिंग जो बहुत सभी लोग लगभग छुपाते होंगे? देखिए, एक तो नहीं, दो कहूँगी। एक तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट सेक्स, ये आज भी हमारी सोसाइटी में एक कॉमन होने के बाद भी एक चीज़ है जो बच्चे हाइड करना चाहते हैं, बताना नहीं बहुत चाहते ओपन। और उसका रीज़न बच्चे नहीं है, हम अडल्ट्स हैं, हम जज करने लगते हैं। तो मेरे को आके बच्चे आराम से बता देते हैं कि आई एम इनटू अ रिलेशनशिप एंड ऑल, लेकिन यानी कि उनको उस आंसर का डर है जो उन्हें मिलेगा। हाँ, तो जैसे मैं एक अपने रिएक्शंस, अपने रिस्पॉन्सेस को रोक के ये पूछ लेती हूँ कि ठीक है, आर यू श्योर अबाउट इट? अगर है तो ठीक है, अगर ये तुम्हारी ग्रोथ में इंटरफेयर नहीं कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज गिव इट अ सेकंड थॉट। बस इतना क्या कि छोड़ दिया, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा इमोशन एक है जेलसी, जो मुझे लगता है जो बच्चों में बहुत आने लगी है, क्योंकि वो कंपेयर बहुत करने लगे हैं, हर चीज़ में कंपेयर करते हैं, लाइफस्टाइल, पेरेंटिंग, पैसा, इवन बॉडी इमेज, हर चीज़ में वो कंपेयर करते हैं खुद को दूसरों से और फिर जेलस फील करते हैं। दे फील दैट दूसरे के पास ज़्यादा है, उसे आसानी से मिल गया। ये जेंडर वाइज होता है क्या मैम या फिर सभी के साथ है? अलग अलग एरियाज में, सिर्फ जैसे बॉडी इमेज के लिए गर्ल्स में बहुत ज़्यादा है, और इन टर्म्स ऑफ फिजिक, इन टर्म्स ऑफ लाइफस्टाइल बॉयज में ज़्यादा है। पेरेंटिंग को लेके गर्ल्स आर वेरी कंपैरेटिव, उन्हें लगता है इसके पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं, हमारे नहीं है, हमारे ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ये सब है थोड़ा सा। ठीक है मैम, अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट्स की,
तो उनका अक्सर ये मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम रहता है, बच्चे अक्सर बात करते हैं कि यार यहाँ मैं फिट नहीं आ रहा, या फिर कह सकते हो कि मुझसे नहीं हो पा रहा, कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। ये अक्सर रहता है ना बच्चों का, मुझे कोई समझ नहीं रहा है। बिल्कुल। तो उस सिचुएशन में आप कैसे हैंडल करते हो? देखिए, साइकोलॉजी में ये एक फीचर है जो डेवलपमेंट का इंडिकेशन है। जैसे ही बच्चा टीनेज में पहुंचता है तो इसे हम पर्सनल फेबल कहते हैं। हर बच्चे को ये लगता है मुझे कोई नहीं समझता, और ये एक इनडायरेक्ट वे है बच्चे का ये कहने का कि मैं जो फील कर रहा हूँ मैं आपको बता नहीं पा रहा। तो हमें उसे बोलने का तो हमें मौका समझना देना है। है, हमें समझना है, हमें उसे ये रियलाइज कराना है कि जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है हमारे साथ हो चुका है और हम समझते हैं। उसको बोलने का मौका दें, उसको धीरे धीरे, मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है कि हम उसे जीवन के उद्देश्य की तरफ लेके जाएं। जो बच्चे अपने लिए एक टारगेट, एक गोल चूज कर लेते हैं, उनके अंदर फिर मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हें मोटिवेट करें कि ठीक है, आई नो आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहोगे? मैं ट्राई करती हूँ या मैं ट्राई करता हूँ, ये मैं हेल्प मी नो मोर, है ना, मुझे बताओ, अच्छा बताओ मैं नहीं समझ पा रही, थोड़ा और बताओ क्या चीज मैं नहीं समझ पा रही। और वो शायद उसी comfortable- कॉन्वर्सेशन में, हाँ, उसी कॉन्वर्सेशन में हम बच्चे को मोटिवेट करें कि वो सिर्फ इमीडिएट सिचुएशन को ना देखे, अपने लाइफ का गोल चूज करे। ठीक है। अच्छा, हर एक टीचर को इस टाइम पे क्या एडवाइस देते हो कि वो आज की जनरेशन को कैसे समझे, या फिर उसको समझने में वो क्या एक ऐसी चीज है जो ऐड करे, या फिर कैसे उसको वो समझे आज की जनरेशन को, हर एक टीचर? देखिए, टीचर्स को मैं हमेशा ये एडवाइस करती हूँ कि अगेन बच्चों को खुद से कंपेयर मत कीजिए। हमारे जनरेशन में स्टडीज वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आज की जनरेशन में नहीं है। उनके पास 10 एक्सक्यूजेज हैं ये कहने के कि पढ़ाई से ही सफलता नहीं मिलती, मैं वैसे भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बच्चे के पास तो हमें उनके साथ इमोशनल कनेक्शन पहले बनाना है, फिर उन्हें एकेडमिक्स की तरफ लेके जाना है। अगर टीचर अप्रोचेबल है और उसके जो वाइब वाली बात है, वाइब मैच कर रही है बच्चे के साथ, तो वो पढ़ भी लेगा। और अगर हमने शट डाउन कर दिया, बच्चे को ये फील करा दिया कि हम तुम्हें इन्फीरियर समझ रहे हैं, तुम किसी लायक नहीं हो, तो हम उन्हें कितना भी पढ़ा लें वो नहीं पढ़ेंगे। इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है, टीचर्स को क्या अपनी क्लासेस में क्या ऐड ऑन करना चाहिए जिससे कि उनकी क्लास जो है स्ट्रेस फ्री, और एक स्टूडेंट्स के लिए कह सकते हो कि एक स्ट्रेस फ्री क्लास का माहौल बने? क्या ऐड करना चाहिए? थोड़ा सा ह्यूमर और थोड़ा सा पर्सनल कनेक्शन। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो बच्चों से बीच बीच में डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स डिस्कस कर ले। और इसमें अगर हमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि 40 मिनट की क्लास में हम 30 मिनट सिर्फ एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। हाँ, लेकिन हर 15 मिनट के बाद 1-2 मिनट का, 3 मिनट का लाइट कॉन्वर्सेशन या कोई हल्का सा जोक, इवन अगर वो हम एज जोकर भी उनके सामने प्रेजेंट होते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखी है कई सारी मैम क्लिप्स ऐसी भी कि टीचर्स बहुत बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है स्टूडेंट्स को कंफर्टेबल एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए ऐसे कुछ एफर्ट्स भी हैं जो बिल्कुल ऐसा लगता है टीचर्स यार इतने फ्रेंडली हो गए। हाँ बिल्कुल। और तो वो क्लास ठीक में है, डांस हो रहा है कुछ ऐसा। हाँ कर सकते हैं, बस एक बैलेंस अगेन क्रिएट करना पड़ेगा हमें। मैम ऐसी एक और सिचुएशन भी कई बार होती है, मैंने देखी भी है और सुना भी है कि कुछ टीचर्स कुछ स्टूडेंट्स को कह सकते हो कि छोटा फील करा देते हैं, है ना? हाँ। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे उस सिचुएशन को देखे हो? देखिए, वैसे तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीचर्स की कि वो बच्चों को लेबल ना करें और बच्चों को किसी भी हालत में इन्फीरियर ना फील कराएं। सेल्फ एस्टीम बच्चे का लो हो जाता है और वो डैमेज पूरी ज़िंदगी के लिए होता है। अगर डेवलपिंग ईयर्स में बच्चे का सेल्फ एस्टीम लो हो गया
तो फिर उससे बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव आते हैं। तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे बच्चे को स्कूल काउंसलर से मिलना चाहिए। ओके। और टाइम टाइम पे स्कूल को, अथॉरिटीज़ को, टीचर्स के लिए ऐसे सेशन करने चाहिए कि जहाँ पर हम उन्हें याद दिला सकें कि आपका एक छोटा सा स्टेटमेंट भी बच्चे के जीवन पे लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट डाल सकता है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए बोलते टाइम। मैम, टीचर्स और पेरेंट्स को एक टीम की तरह काम करना चाहिए, पेरेंट्स स्टूडेंट्स के लिए। बट होता क्या है कि ब्लेम गेम चल रहा होता है, बिल्कुल। तो उस पे आपका क्या मानना है, और पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को क्या एडवाइस है? देखिए, अगर पेरेंट्स और टीचर्स ये एक्सेप्ट कर लें कि हम दोनों का ही मोटिव बच्चे का भला करना है, टीचर्स भी हार्ट ऑफ हार्ट चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स अच्छे निकलें और पेरेंट्स तो ऑब्वियसली चाहते चाहते हैं, ही हैं मेरा बच्चा बोले। तो दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करें। और मुझे क्या लगता है, ये बहुत ज़रूरी है कि ना तो पेरेंट्स टीचर्स के सामने मतलब बच्चे के सामने टीचर्स को क्रिटिसाइज करें, ना टीचर्स बच्चों के सामने पेरेंट्स के लिए नेगेटिव बोलें। जब हम दोनों पार्टीज एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे को ये मैसेज जाएगा कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है और ये लोग मेरे वेल विशर हैं। तो मुझे इनकी एडवाइस में डिसिप्लिन के इशू आएंगे ही नहीं अगर हमने, मान लीजिए एक छोटे से एग्जांपल देंगे, मान लीजिए मैंने बच्चे के पेरेंट को फ़ोन करके कहा कि आपका बच्चा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है क्लास में, प्लीज़ आके मिलिए। ठीक है, और बच्चे के साथ पेरेंट आए, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर कि मैं रिस्पेक्टफुली बात करूं, उन्हें कंप्लेनिंग वे में ना बोलूं। मैं बात को ऐसे कहूं कि मैम वैसे ये बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन कुछ दिनों से ये ऐसे डिस्टर्ब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे ही मैंने ऐसा कहा तो मैंने उन्हें अपने लूप में ले लिया, है ना। तो वो व्यक्ति ये मान के चलेगा कि अरे मैम ब्लेम नहीं कर रही है, समझना सिचुएशन ठीक नहीं होगी। और पेरेंट की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे के सामने किसी भी हालत में टीचर को, अगर आपको लग भी रहा है टीचर की गलती है, बच्चे के सामने क्रिटिसाइज मत कीजिए, आप जाके अथॉरिटीज से बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम या अलग से बात कर लीजिए। हाँ, आप जाके टीचर से मिल लीजिए, आप जाके प्रिंसिपल से बात कर लीजिए, बच्चे के सामने क्रिटिसाइज मत कीजिए। मैंने देखा है मैम ये चीज़, मतलब इस पे बिल्कुल मैंने कई बार ये भी देखा है कि पेरेंट्स जो है टीचर्स का नाम लेते हुए भी रिस्पेक्ट नहीं देते स्टूडेंट्स के सामने। तो वो इवन मुझे लगता है कि ज़्यादा मतलब एक इससे दो नुकसान है ना। एक तो स्टूडेंट को भी एक मौका मिल रहा है बिल्कुल कि यार नहीं, पेरेंट्स तो मेरे साथ खड़े हैं ना, मैं चाहे, है ना। फिर इससे क्या होता है, बच्चे के मन में जो वो स्कूल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं रहती। आजकल देखिए बहुत हम लोग कहते हैं टीचर्स कि बच्चों के मन में पढ़ाई के लिए इज्जत नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो घर से नहीं मिल रही। सही बात है। तो अगर पेरेंट्स बच्चे को ये मैसेज क्लियर दिए कि भाई टीचर बहुत इम्पोर्टेंट है और टीचर्स भी एज रोल मॉडल काम करें, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर दोनों ऐसा यूनिट काम करेंगे तो बच्चे बढ़िया निकलेंगे। हम जो है ऑलमोस्ट जो है फिनिश करने वाले हैं। अब मैं मैक्सिमम आपसे एक रैपिड क्वेश्चंस रहेंगे मेरे, ठीक है, जिनको आप इन शॉर्ट आंसर करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक एडवाइस जो स्टूडेंट्स को हमेशा स्कूल जाने से पहले करनी चाहिए। बच्चों को ये मानना चाहिए कि वो सीखने जा रहे हैं और सीखने से ही ग्रोथ होती है। साइकोलॉजी के बारे में एक ऐसी मिथ जिसे आप तोड़ना चाहते हो। कि लोगों को लगता है कि जो साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ाते हैं उनका अपना मेंटल बैलेंस खराब हो जाता है। मैं समझा नहीं। मैं लोग ये सोचते हैं साइकोलॉजी पढ़ोगे तो साइको हो जाओगे। मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ा मिथ है। एक छोटा सा एक्ट जो इंस्टेंट हैप्पीनेस को इम्प्रूव करता है या बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप शुक्रिया अदा करना शुरू कीजिए, लोगों का, ईश्वर का, जीवन का। अगर आपकी स्कूल लाइफ एक मूवी होती तो टाइटल क्या होता? मेरी स्कूल लाइफ अगर एज स्टूडेंट या एज टीचर? एज स्टूडेंट। एज स्टूडेंट तो बम्पी रोड। क्योंकि मेरा 10th कहीं और से, फिर 11th 12th कहीं और से, फिर BA फर्स्ट ईयर कहीं और से। मेरे फादर के ट्रांसफरेबल जॉब की वजह से
बहुत सारे मल्टीपल schools में। कॉलेजेस, मल्टीपल टीचर्स, मल्टीपल और एज अ टीचर एज अ टीचर आई वुड से रेनबो। रेनबो, हाँ, क्योंकि ईश्वर की दया से मुझे हर तरह का स्टूडेंट मिला इस वजह से। और हर रंग मैंने यहाँ पर एक्सपीरियंस करा। ओके, फाइनली मैम लास्ट क्वेश्चन जी। कि आपके अकॉर्डिंग लाइफ का ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप स्ट्रेस फ्री भी रहते हो, खुश भी रहते हो और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो? दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम करें और जो है उसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच मैम, आप आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। See, ट्राई करेंगे कि एक बार दोबारा फिर से हमारी मुलाकात हो। most थैंक यू मैम। thank you so much.